नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं NCERT द्वारा प्रस्तावित 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और इसमें हमने हिंदी भाषा के इतिहास का जो आधारभूत परिचय है या पूर्व पीठिका वो पढ़ी हमने। उसके बाद हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और उसके बाद में हिंदी भाषा परिवार में कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, उनका हमने परिचय लिया और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देखा। और आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें भी आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल से पहले हम पूर्व पीठिका पढ़ रहे हैं। तो हमें हिंदी साहित्य की बोलियां पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन सी उपभाषाएं हैं जो हिंदी के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि कई बार हमारे मन में ये डाउट्स रहते हैं कि हम तो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, हम तो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हमें ब्रज भाषा की रचनाएं पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें मैथिली भाषा की रचनाएं पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और हमने पढ़ने को मिलती है, वो हमारे पाठ्यक्रम में भी रहती है। तो ये सवाल हमारे दिमाग में आता है, तो ये उसी का उत्तर है। क्यों पढ़ते हैं हम ब्रज भाषा, अवधी भाषा की, मैथिली भाषा की रचनाएं हिंदी में? क्योंकि ये बोलियां हैं वो हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो मूलभूत जानकारियां हैं वो प्राप्त की और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको भी हमने अच्छे से देखा है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रयोजन, कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और आप ये हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपके हिंदी साहित्य को मजबूत बनाने वाला है। तो देखते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या रहा है, क्यों लिखा गया इसका इतिहास, क्या ज़रूरत रही। तो साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य रहा है। इसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। ठीक है, तो ये दो हमने इसके उद्देश्य देखे। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भावों का सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। तो ये हमने जाना। फिर है तो ये हमने जाना हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा जाना ज़रूरी है और क्या इनका महत्व है, ये हमने देखा। अब है इतिहास शब्द इति और हास से बना है। तो इतिहास शब्द दो शब्दों से बना है, एक है इति, दूसरा है हास। इन दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ है, इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। तो ये हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मगर फिर भी आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए या फिर हमें जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, तो ये आप नोट कर लेंगे। बाकी कोई एग्ज़ाम की दृष्टि से है नहीं। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। इतिहास है वो ये क्रमिक, उसके मूल उद्गम और जो क्रमिक विकास है उसको समझाता है हमें। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन कराता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन कराता है।
जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कलावश भाषा शिल्प से परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। तो ये इसके महत्व है इतिहास लिखने के। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है, और इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, या इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। तो आज तो साहित्य है वो केवल समाज का दर्पण नहीं रहा है, बल्कि वह इससे भी कहीं आगे चला गया है। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रयोजन जाने। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमने जब लिखना शुरू किया तो उसके स्रोत हमें कहाँ से मिले, किन साक्ष्यों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है उसको आरंभ किया गया, उसको लिखना शुरू किया गया। तो हम वो सब देखेंगे कौन कौन से स्रोतों से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताती रहूँगी आपको, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है, वह प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है, यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतः साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत, अंतः साक्ष्य मतलब आंतरिक साक्ष्य, ठीक है, जो उस साहित्य के अंतर्गत ही मिल जाएंगे, और बाह्य यानी बाहर के साक्ष्य जो हमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवियों, लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती है, ठीक है। तो इसमें रचनाएं आ जाएगी, ग्रंथ आ जाएंगे, रचनाएं आ जाएगी। और बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात वचनिकाएं जैसी सामग्री होती है, जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती है। हिंदी साहित्य में भी अंतः और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन आरंभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिली नहीं है अब तक हमें, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, नाबादासकृत भक्तमाल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे सॉलिड वाले प्रश्न है वो बनते हैं कि एक तो यही पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो फिर 4 ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ पर, और उसमें आ सकता है 84 वैष्णव की वार्ता, और 3 कोई अन्य कृतियाँ आ जाएगी, तो फिर वो नहीं होगी, 84 वैष्णव की वार्ता होगी। या फिर पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत निम्न में से नहीं है, और फिर उसमें 84 वैष्णव की वार्ता आ जाए, 252 वैष्णव की वार्ता आ जाए, नाबादासकृत भक्तमाल आ जाए, और एक ऑप्शन में कोई और आ जाए और किसी रचना का नाम आ जाए, तो फिर वो जो चौथा ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। और जो लगभग ज़्यादातर जो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो यही है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी कृति है, किसने लिखा इसको, 252 वैष्णव की वार्ता है वो किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है। या फिर आ सकता है कि गोकुलनाथ की रचनाएं कौन सी है, नाभादास की रचना कौन है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाभादासकृत भक्तमाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें राम भक्त है, 200 राम भक्तों का वर्णन इसमें किया गया, छप्पई छंद के अंतर्गत किया गया है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि छप्पई सम्राट किसको कहा गया है, तो नाभादास को छप्पई सम्राट कहा गया है, क्योंकि इन्होंने छप्पई छंद में भक्तमाल लिखा है, और इसमें 200 राम भक्त या कहे वैष्णव जो कवि भक्त है उनका इसमें वर्णन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। तो गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादासकृत भक्तमाल, ध्रुवदासकृत भक्त नामावली एवं संतवाणी।
संतवाणी संग्रह है, ठीक है। और भिखारी दास कृत काव्य निर्णय, तो ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की है। भिखारी दास की रचना कौन सी? काव्य निर्णय है। तो ये भी एक स्रोत रहा है हिंदी साहित्य इतिहास का। तथा अन्य कृतियों में है कवि नामावली, मोद तरंगिणी, श्रृंगार संग्रह है, ये रही है। और हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक, ये रचना भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे। अभी तो पूछा तो नहीं गया है मगर हो सकता है पूछ ले। माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। तो ये रचनाएं, उनके लेखकों का नाम है वो आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और नाभादास है और गोकुलनाथ है, उसको और भिखारी दास है, उनको ज़्यादा जोर देकर पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे गए हैं और फिर से रिपीट हो सकता है। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पेनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों का तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। तो ये बाह्य जो साक्ष्य है उसके अंतर्गत ये मिलते हैं। तो यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है हमारा। फिर है मोतीलाल मीनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा की है। तो मोतीलाल मेनारिया, उसने राजस्थानी भाषा है उसके बारे में लिखा है। तो ये भी यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर है जनश्रुतियों से तात्पर्य है जनता में प्रचलित बातें जिनमें सत्य का अंश छिपा रहता है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। तो जनश्रुति किसको कहते हैं? जनश्रुति वो बातें जो सिर्फ कही गई है, जिनमें सत्य का अंश है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्य तो है, वो यथार्थ पर आधारित ही है वो बातें, है ना, पर वो लिखी गई नहीं है बल्कि मुख से कही हुई है और आगे चलकर फिर वो लिपिबद्ध हो जाती है, यानी आगे चलकर उनको लिखित रूप दे दिया जाता है। उनमें कवि के जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है, अतः यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत क्या क्या रहे हैं। तो एक तो गोकुलनाथ का 252 वैष्णव की वार्ता है और 284 वैष्णव की वार्ता है। नाभादास का भक्तमाल है, ध्रुवदास का भक्तनामावली है, तो ये याद रखेंगे। भिखारीदास का काव्य निर्णय है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। ये इतिहास के स्रोत रहे, शुरुआती ग्रंथ रहे जिनको आधार मानकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। जब स्रोत मिल गए तो अब हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखना आरंभ होने वाला है। और वो आरंभ कौन करेगा? तो वो करेंगे भारतीयों के द्वारा। यह आरंभ नहीं होता है बल्कि एक विदेशी है, एक फ्रांस के विद्वान है गारसा द तासी, वो इसकी शुरुआत करते, वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम कदम है वो उठाते हैं। और उसके बाद में फिर एक परंपरा बन जाती है और बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे समीक्षक हैं, बहुत सारे आलोचक हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम हिंदी साहित्य के लेखन, यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन आरंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। फ्रेंच भाषा मतलब फ्रांस के विद्वान है और फ्रांस की भाषा है वो फ्रेंच है। तो फ्रांस के विद्वान है, कौन है विद्वान? जिनका नाम गारसा द तासी है। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लेखन किसने किया?
फ्रेंच भाषा के विद्वान या फ्रांस के विद्वान गारसाते तासी ने किया। किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। और किस नाम से किया? तो इनका इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से 1839 ईस्वी में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो हम देखेंगे कि जो गारसाते तासी है, उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम बार इतिहास लिखा। तो किस नाम से लिखा? इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से लिखा। और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला है वो 1839 ईस्वी में हुआ और दूसरा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ऐसे कैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसे अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा गया। तो ये जो वर्णानुक्रम के अनुसार ये जो इतिहास है वो लिखा गया था। तो इसकी लेखन की पद्धति है वो वर्णानुक्रम है या कहे कि वर्णों के क्रम के अनुसार है। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। तो इस इतिहास ग्रंथ में 70 कवियों को शामिल किया गया। 70 कवियों की कविताएं, उनका परिचय आदि है वो संग्रहित किया गया है। और वो कवि है वो किसके है? वो हिंदी के भी है और उर्दू के भी है। इसीलिए यहाँ पर हिंदुस्तानी शब्द आया है। और मैंने कल भी की क्लास में बताया था कि हिंदी और उर्दू, अरबी, फारसी के मिश्रित जो भाषा बनती है, इनसे मिश्रित जो भाषा है वो हिंदुस्तानी के नाम से जानी जाती है या उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। तो वही बात है यहाँ पर। तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं को उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। इसका आरंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। ठीक है, तो हिंदी भाषा के या हिंदी प्रदेश के या हिंदुस्तान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया वो है शिव सिंह सैगर, जिन्होंने सर्वप्रथम बार हिंदी भाषा का इतिहास लिखा। किस नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। और यह कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1883 में प्रकाशित हुआ। और ये दूसरा इतिहास था, क्योंकि पहला तो गारसाते तासी ने लिख ही दिया था और हिंदी भाषा का पहला था। ठीक है, इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप नोट करेंगे इसको। शिव सिंह सैगर ने लिखा, शिव सिंह सरोज ने नाम से इतिहास लिखा और हिंदी भाषा का इतिहास था, हिंदी भाषा में लिखा गया था। 1883 में ये प्रकाशित हुआ और यह इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, क्योंकि ये पूछा गया है। जब तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। इसमें कवियों की जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्र एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन की तीसरा प्रयास, हिंदी का इतिहास है उसके लेखन का जो तीसरा प्रयास है वो किसने किया? तो वो किया है जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किया है। और उनका जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इस नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। कब लिखा? 1888 में लिखा। 1888 में ये प्रकाशित हुआ। और किस में हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में ये प्रकाशित हुआ था, पेरिस से। ठीक है, जो पेरिस है वहाँ से ये प्रकाशित हुआ था। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की जो थी संस्था, वहाँ से ये 1888 में प्रकाशित हुआ और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो जो गारसाते तासी ने लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, शिव सिंह सैगर ने है वो हिंदी में लिखा था, और जो जॉर्ज गियर्सन है उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। इन्होंने
इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया। तो इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, उसमें सुधार किया और वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने लिखा। कालक्रम इनकी विशेषता है, कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं द्वारा की गई। ठीक है, तो ये किया गया, मतलब जो पहला गार्हस्थ्यतासी ने लिखा था, उसके बाद से उस सैगर ने लिखा, उनमें जो अच्छा और प्रौढ़ रहा इतिहास वो क्रिएशन का था, मगर वो अंग्रेजी भाषा में था और उन्होंने काल का विभाजन है वो भी अनवरत मर्जी से उन्होंने किया, तो उसमें काफ़ी कमियां रही। तो उसके बाद में क्रिएशन के बाद में जो तीसरा प्रयास है, चौथा प्रयास है, वो मिश्र बंधुओं ने किया और मिश्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये 4 भागों में मतलब कहेगी, जो 4 भाग रहे हैं, मिश्र बंधु विनोद है उसके 4 भाग रहे हैं और यह 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। ठीक है, तो 1913 में मिश्र बंधुओं ने लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के नाम से। उसके बाद में जो सर्वप्रथम बार मिश्र बंधुओं के बाद में सर्वप्रथम बार सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक, जो आज तक उसको चुनौती नहीं मिली है, ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो किसने लिखा? तो वो लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य के चंद्रमा के समान है, या कहे कि वो हिंदी साहित्य है उसमें उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लिए या किसी रचना के लिए कोई भी बात कह दी, कोई भी कथन कह दिया, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और हर एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कथन ज़रूर आते हैं और पूछे जाते रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी के बारे में भी कुछ कह दिया है, तो इसका मतलब है कि हमें उसको याद रखना है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को 21 तोपों की सलामी देना बनता है, तो ज़रूर दे उन्हें, क्योंकि वो उसके अधिकारी है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रामाणिक आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो प्रामाणिक है और आरंभिक ग्रंथ है, प्रामाणिक। और इसके बाद इतना अच्छा किसी ने ना पहले लिखा ना बाद में लिखा, इतना गजब का इन्होंने लिख दिया, और आज इसके टक्कर का आज तक किसी ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में हुआ। कहाँ हुआ? तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया। तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, और 4 भाग कौन से थे? तो पहला जो काल था वो था वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल के नाम से भी जानते हैं, तो वीरगाथा काल। और उसके बाद में उन्होंने पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, फिर उत्तर मध्यकाल, जिसको रीति काल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद में गद्य काल, जिसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इस प्रकार से 4 भागों में उसको विभाजित किया। आगामी लेखकों के लिए ये सीधा सरल मार्ग तैयार कर दिया। इसका कालक्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की, ये इम्पोर्टेंट है भाई, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कोटेशन है वो बहुत बार पूछी गई है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई है,
और आपके नेट JRF में तो पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट है ये। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये जो कोटेशन है यहाँ तक ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। और इसका मतलब है कि जैसे जैसे जनता की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, चित्तवृत्तियाँ मतलब मानसिकता है, उनका दृष्टिकोण है, जनता का दृष्टिकोण में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, उस जनता की विचारशीलता में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे परिवर्तन ही साहित्य में भी होता चला जाता है। तो साहित्य क्या है? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का ही चित्तवृत्तियाँ हैं, उनका ही परिवर्तन है, या उन चित्तवृत्तियों का ही साहित्य है, इतिहास है। तो ये बात यहाँ पर कही गई, तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया है। ठीक है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी बहुत सारे जो साहित्य इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी अपना साहित्य इतिहास लिखा है, मगर वो इतना प्रौढ़ नहीं बन पाया जितना प्रौढ़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास रहा है। तो उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा, जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में कहीं पर भी किसी भी विचारक ने, किसी भी समीक्षक ने कोई विरोध नहीं किया है। सब उनकी बातों को स्वीकार करते आए हैं, उसके टक्कर का कोई नहीं है। एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका मुकाबला करते हैं, उनके बातों का भी खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें थोड़ा सा सामर्थ्य है, बाकी और सबके सब है। साहित्य में जितने भी विचारक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामने मौन है, कोई इनके सामने कुछ कह नहीं पाता है। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में साहित्य इतिहास लिखा और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से संपादन किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इन्होंने भी हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया है। डॉक्टर नामवर सिंह है, उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस नाम से? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध, प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया है। तो इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, मगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सम्मान या उनके समकक्ष किसी का भी साहित्य इतिहास नहीं बैठता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने जाना आज जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, पॉइंट्स थे, उनको जाना, पहचाना, उनको आप याद रखें, वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आज इतना ही, फिर पढ़ेंगे नई क्लास के साथ। तब तक नमस्कार।